गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। बेटा, कल हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं में हमने पढ़ा था परिवहन के साधन, और उसके बाद जो है सड़कों के बारे में पढ़ा था। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग। उसके बाद हमने मैप जो है वो रीड किया था। एंड देन नेक्स्ट देखिए अन्य सड़कें। इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरों को तथा गांवों को शहरों से जोड़ती हैं। अन्य सड़कों में इट मीन्स अपनी जो छोटी सड़कें होती हैं जो शहरों को गांव से और गांव को शहरों से जोड़ती हैं, वो सड़कें अन्य सड़कों में आती हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि किस परियोजना के तहत जो है ग्रामीण और शहरों को जोड़ने वाली सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला। तो अपनी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों को के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला। इस परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान है जिसमें देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों व सड़कें जिन पर वर्ष भर वाहन चल के द्वारा जोड़ना प्रस्तावित था। इस योजना के तहत जो है गांव और शहरों को पक्की सड़कों से जोड़ना प्रस्तावित किया गया था। किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत। नेक्स्ट है सीमांत सड़कें। सीमांत सड़कें कौन सी सड़कें होती हैं? इट मीन्स जहाँ पर किसी भी देश की राज्य की सीमा का अंत हो। उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व उनकी देखरेख का कार्य करता है। यह संगठन 1960 में बनाया गया था। तो सीमांत सड़क संगठन कब बनाया गया? 1960 में बनाया गया, जिसका कार्य उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना था। इट मीन्स विशेष समय के अनुसार जो जिनका महत्व है उन सड़कों का विकास करना। इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्र में अभिगम्यता बढ़ी है, अर्थात आना जाना सुगम हो सका है। दुर्गम मतलब जो क्षेत्र जहाँ पर जाना संभव नहीं था, कठिन था, उन क्षेत्रों में आना जाना बढ़ गया तथा ये इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक हुई हैं। सड़कें उन क्षेत्रों के जहाँ पर आना जाना संभव नहीं था, उन क्षेत्रों के विकास में भी सहायक सिद्ध हुई हैं। सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर भी सड़कों को कच्ची व पक्की सड़कों में वर्गीकृत किया जाता है। पक्की सड़कें सीमेंट, कंक्रीट व तारकोल द्वारा निर्मित होती हैं, अतः ये 12मासी सड़कें होती हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि 12मासी सड़कें कौन सी होती हैं? वे सड़कें जो पक्की सड़कें होती हैं, सीमेंट, कंक्रीट, तारकोल से बनी होती है, वो 12मासी सड़कें कहलाती है। और कच्ची सड़कें वर्षा ऋतु में अनुपयोगी हो जाती हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि ईंटों आदि के हेल्प से जो अपने लोकल एरिया में जो सड़कें बनाई जाती हैं, वर्षा ऋतु में जो कच्ची सड़कें होती हैं वो कारगर सिद्ध नहीं होती हैं। नेक्स्ट है अपना रेल परिवहन। रेल परिवहन भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है, अर्थात रेल परिवहन के माध्यम से हम अपनी वस्तुओं को और अपने यात्री जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। वस्तु मतलब हम जानते हैं कि हमारी एक तो जो है जो मालगाड़ी होती है और दूसरी यात्री गाड़ी होती है। तो जो मालगाड़ी होती है उसके माध्यम से हम अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, और यात्री गाड़ी के माध्यम से हम स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार में, भ्रमण में, तीर्थ यात्राएं करने में, लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि करने में रेल व्यापार बहुत ही सहायक है। हम जानते हैं जैसे व्यापार मतलब कोई भी व्यापारी है और उसे बहुत अधिक मात्रा में सामान लाना है या ले जाना है तो वो क्या करता है? रेलवे के माध्यम से लाता है। क्यों? एक तो ये हमारा जो है वो कम खर्चीला होता है, और दूसरा लंबी दूरी तक ले जाने और लाने में बहुत ही सहायक और सुगम है। भ्रमण हम जानते हैं कुछ भ्रमण मतलब भ्रमण करना, तीर्थ यात्राएं करना। हम जानते हैं कि कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं जिनका लिंक स्पेशल स्थानों से होता है जो हमारे रिलीजन से रिलेटेड होते हैं। तो ऐसी जो ट्रेनें हैं वो भ्रमण तथा तीर्थ यात्राओं में भी सहायक होती हैं। एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में
मानी जाती है। समन्वयक मतलब हमारे जो है सामान को एक स्थान से दूसरे या सहायक के रूप में जो है वो वर्क कर रही है। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि की तीव्र गति के विकास के लिए बहुत ही उत्तरदायी है या महत्वपूर्ण है। क्योंकि उद्योग धंधों के लिए हम कच्चा माल भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। व्यापार के लिए भी सामान जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। तो जो रेलवे है वो बहुत ही सहायक है भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में। भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई, जो कि 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। तो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत में पहली रेलगाड़ी या पहली रेल सेवा जो है वो कब शुरू की गई? 1853 में कब शुरू की गई और कहाँ से कहाँ तक चलाएगी? मुंबई से थाने तक। जो पहली रेल ट्रेन चलाएगी उसमें कुल दूरी मुंबई से थाने तक की कुल दूरी कितनी थी? 34 किलोमीटर। तो इस तरह से 2 से 3 या एक क्वेश्चन में भी हम इसको राइट कर सकते हैं। भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है। तो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि भारतीय रेल परिवहन को कितने रेल प्रखंडों में विभाजित किया गया है? 16 रेल प्रखंडों में विभाजित किया गया है। वर्तमान रेल प्रखंड व उनके मुख्यालय बताएं। भारत के मानचित्र पर रेल प्रखंडों के मुख्यालय को प्रदर्शित कीजिए। तो ये आपको क्रियाकलाप दिया गया है, हम इसको कर सकते हैं इजीली। और इसमें जो है आगे आपको बताया गया है, देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भू आकृतियां, आर्थिक व प्रशासनिक कारक प्रमुख है। तो रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ये भी क्वेश्चन बनता है। भू आकृति अर्थात भूमि की आकृति कैसी है, पहाड़ी क्षेत्र है, समतल क्षेत्र है। आर्थिक व प्रशासकीय कारक भी इसके लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी होते हैं। उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व, संपन्न कृषि व प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास व वृद्धि में सहायक रहा है। जो मैदानी भाग है वहाँ पर रेल पटरियाँ बिछाना भी आसान है, और दूसरी और भी कई कारण है। यहाँ पर जनसंख्या सघन है, कृषि प्रचुर मात्रा में होती है, लोग अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, स्वयं भी रेल के माध्यम से ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ पर रेलवे जो है वो आसानी से अपनी भूमिका निभा रही है। यद्यपि अल्पसंख्य नदियों के विस्तृत जाल मार्गों पर पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं आई हैं। प्रायद्वीपीय भारत में रेल मार्ग उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों, छोटी पहाड़ियों और सुरंगों आदि से होकर गुजरते हैं। आप जानते होंगे जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें तो इजीली जो है रेल ट्रैक बिछाए जा सकते हैं, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें सुरंगों का निर्माण करना, कहीं पर जो है पुलों का निर्माण करना, ये बहुत ही जटिल कार्य होता है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी दुर्लभ उच्चावास, विरल जनसंख्या वाले तथा आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेलवे लाइन के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पर अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर एक तो विरल जनसंख्या है, वहां पर आर्थिक जो विकास के अवसर है वो बहुत ही कम है। तो यहाँ पर प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के दलदली भाग, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र में, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड में रेल लाइन का निर्माण करना कठिन है। सह्याद्री तथा उससे सन्निहित क्षेत्रों को भी घाट या दर्रों के द्वारा ही पार कर पाना संभव है। कुछ वर्ष पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी तट के साथ कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री व वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया। हम जानते हैं कि जहाँ जहाँ जो रेलवे सुविधा है वहाँ पर आवागमन की जो सुविधाएं हैं वो सुगम हो जाती हैं, लेकिन उसके निर्माण में आने वाली परिस्थितियां डिपेंड करती हैं कि वहाँ पर रेलवे का कितना विकास होगा। यद्यपि यहाँ असंख्य समस्याएं हैं। यात्रियों व वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया है। इसमें आगे बताया गया, यद्यपि यहाँ भी असंख्य समस्याएं हैं।
कौन कौन सी समस्याएं हैं, जैसे भू संकलन, अर्थात वहाँ पर जो है भू संकलन होता रहता है, टूट फूट होती रहती है पहाड़ों में, या हम ये कह सकते हैं कि हलचल होती रहती है, जैसे कि अपना भूकंप आदि आना। तो इस तरह की समस्याएं वहाँ हैं, तथा किसी किसी भाग में रेलवे ट्रैक धंस भी जाते हैं। तो ये अपने पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में इस तरह की समस्याएं रेलवे को आती हैं। आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन जो है वो अपनी प्रमुख भूमिका निभा रहा है, प्रमुख है। यद्यपि रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है, लेकिन हालांकि हम जानते हैं कि रेलवे जो परिवहन है उसमें अनेक समस्याएं आती हैं। बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं। रेल संपत्ति की हानि तथा चोरी जैसी समस्याएं भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई हैं। जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रोकते हैं, जिससे रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है। जरा सोचिए, हम अपनी गाड़ियों को निर्धारित समय पर चलने में कैसे मदद कर सकते हैं। तो ये हमारे सामने रेलवे की प्रमुख समस्याएं हैं। हम जानते हैं कि जहाँ पर किसी भी चीज़ का लाभ होता है वहाँ नुकसान भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम स्वयं जो ह्यूमन बींग्स हैं वो स्वयं यहाँ पर अपना लॉस कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो बिना टिकट यात्रा करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं अनावश्यक रूप से जो चेन पुलिंग है वो करते हैं, जिससे हम जानते हैं कि हमारी जो ट्रेन है वो कभी भी टाइम पर किसी भी निर्धारित समय पर नहीं पहुँचती है। ये इसकी प्रमुख समस्या होती है। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको ऊपर एक चार्ट के माध्यम से जो है कुछ दिखाया गया है। इसमें आपको बताया गया है कि हमारी जो रेलवे लाइनें होती हैं वो उनमें 3 पैमाने होते हैं: बड़ी लाइन, मीटर लाइन, छोटी लाइन। इनका पैमाना आपको दर्शाया गया है, गेज मीटर में है। ये जो बड़ी लाइन है वो 1 मीटर 676 जो है, इनका जो पैमाना है 1 मीटर और इतने सेंटीमीटर होती है। जो मीटर लाइन है वो 1 मीटर होती है। इनकी यहाँ पर जो चौड़ाई बताई गई है, छोटी लाइन है उसकी जो उसका जो पैमाना है वो 0.762 से 7 और 0.61 के बीच में होता है। तो इस तरह से इनका जो पैमाना होता है, तो जो इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। इट मीन्स बड़ी लाइन, मीटर लाइन और छोटी लाइन। नेक्स्ट है अपना देखिए पाइपलाइन। पाइपलाइन क्या होता है? पाइपलाइन परिवहन के बारे में हमने जो है स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, जब हम बात कर रहे थे सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन की। तो इसमें बताया था आपको बेटा, गैस को, जो गैस होती है अपनी एलपीजी गैस होती है या फिर पेट्रोलियम होता है, इनको जो जहाँ से इनका उत्खनन किया जाता है वहाँ से इनको शोधनशालाओं तक पाइप के माध्यम से ले जाया जाता है। तो इसे पाइपलाइन परिवहन के नाम से जाना जाता है। भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों व उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु होता था। आज इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक गैस, क्षेत्र में उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत गृहों तक पहुंचाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएं जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरकों कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही संभव हो सकी है। अर्थात जहाँ पर गैस शोधनशाला है या दूसरी कोई भी जो उद्योग धंधे हैं जहाँ पर गैस की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर पाइपलाइन के माध्यम से वो पहुंचाई जाती है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक होती है। हालांकि जो पाइपलाइन बिछाने में जो लागत आती है, जो पैसे लगते हैं वो अधिक होते हैं, लेकिन इसको चलाने की लागत न्यूनतम है। लेकिन इसका जब एक बार लागत लगने के पश्चात जब इसको प्रयोग करना शुरू कर दिया जाता है तो इसकी जो लागत है वो बहुत ही कम होती है। वाहनतरण देरी तथा हानियां इसमें लगभग नहीं के बराबर होती है। वाहनतरण देरी इट मीन्स हम कह सकते हैं कि वाहनों के माध्यम से लाने पर हम कहीं भी जो है उसके ट्रैफिक जाम हो सकता है या कोई दूसरे कारण से देरी हो सकती है, लेकिन पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से किसी प्रकार की कोई देरी नहीं होती। हम उसको निरंतर प्रयोग में ला सकते हैं। और उसी का उदाहरण हम अपने आज निजी जो नज़दीकी शहर हैं उनमें देख सकते हैं। उन्हीं को फॉलो करते हुए आज हमारे जो घर घर तक गैस पाइपलाइन दबाई जा रही है वो उसी का जो है हम कह सकते हैं कि उसी को कॉपी किया जा रहा है।
देश में पाइपलाइन परिवहन के तीन प्रमुख जाल हैं। ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर तक, इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक और दूसरी राजबंद से मोरी ग्राम तक तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक जाती है। यहाँ पर बात की गई है जो है असम के तेल पाइपलाइन की कि कौन सी कहाँ से होकर जा रही है। नेक्स्ट दूसरी है गुजरात में सलाया से विरमगांव, मथुरा व दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक है। इसकी अन्य शाखा वडोदरा के निकट कोयली को चक्षु व अन्य स्थानों से जोड़ती है। तो यहाँ पर अपना जो है वो पाइपलाइन परिवहन दिखाया गया है मैप के माध्यम से। रेल मार्ग आपको दर्शाए गए हैं। इसमें कुछ प्रमुख रेल मार्ग जो हम जो है क्या कर सकते हैं, अपने मैप में जो है वो शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है। हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है। यह मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते होकर जाती है। इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा और उत्तर प्रदेश में शाहजहाँपुर, बबराला व अन्य स्थानों पर है। नेक्स्ट हमारा होता है जल परिवहन बेटा हम कल करेंगे, आज यहीं तक। और यहाँ तक आपको जो भी शॉर्ट क्वेश्चन मैंने इन बिटवीन बताए हैं, इसके अलावा भी आप जो भी पाते हैं उसमें रीड करते वक्त तो वो आप अपनी नोटबुक में राइट करें और उनको लर्न करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।